बांधवांनो, मुस्लिम बांधवांनो, तुम्हाला लक्षात ठेवलं पाहिजे की वंचित बहुजन आघाडीचा नेता बाळासाहेब आंबेडकर आपल्यासाठी अहोरात्र काम करत आहेत। एका ठिकाणी एका मुलाने औरंगजेबाचा फोटो ठेवला होता, पण त्यावेळेस बाळासाहेब आंबेडकरांनी सगळ्यांना विचारलं, औरंगजेब काय महाराष्ट्राचा नव्हता का, भारताचा नव्हता का? अरे तुम्हाला इतिहासामध्ये जे जे घडलं असेल त्याला तुम्ही स्वीकारावं लागेल। आणि सर्वप्रथम बाळासाहेब आंबेडकरांनी जाऊन औरंगाबादच्या मोहम्मद अकबरच्या औरंगजेबाच्या कबरीवरती जाऊन त्यांनी फुल वाहिलेले आहेत। बांधवांना आपण या सगळ्या गोष्टीची आपण जाणीव ठेवली पाहिजे। श्रद्धेनेते बाळासाहेब आंबेडकर आणि राहुल गांधी हे दोन्हीही एकाच माळेचे मणी आहेत, एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत। एक राष्ट्रीय लेवलवर काम करत आहेत, एक प्रादेशिक लेवलवर काम करत आहेत, दोघांचंही स्वप्न एकच आहे। म्हणून आपल्याला उद्याच्या महानगरपालिकेमध्ये आपला वंचित बहुजन आघाडीचा झेंडा पताका या महानगरपालिकेवरती आपल्याला ठेवायचा आहे, फडकवायचा आहे। तुम्ही पाहत आहात अशोकराव चव्हाणाला, या चव्हाण कुटुंबाला आजपर्यंत आपल्या नांदेडच्या बांधवांनी, मुस्लिम बांधवांनी, बौद्ध बांधवांनी त्याला सत्तेमध्ये ठेवलं, पण हाच जो अशोकराव चव्हाण आहे आज आपल्यामध्ये फूट पाडत आहे। आज तुम्ही डीपी सावंतची क्लिप बघा, पूर्ण व्हायरल झालेली आहे। त्यांनी जेव्हा त्या क्लिप मध्ये पाहिलं तर कुठल्याही मुस्लिम बांधव नको म्हणलेला आहे, त्याला मुस्लिम बांधवाला कुणाला उमेदवारी नको म्हणलेला आहे। आज आपल्या हाकेचा माझा सुद्धा आवाज त्याच्या घरापर्यंत जात आहे। आज हाकेच्या अंतरावर त्याचं घर आहे, पण आपल्या या घराची अवस्था काय आहे आणि त्याच्या घराची अवस्था काय आहे? त्याचे जे चेले चपाटे आहेत, राजूरकर असेल, त्याचा जो मुनीम आहे, डीपी सावंत असेल का अशोकराव चव्हाण असेल, आज आपल्याला या ठिकाणी उभं राहावं कसं, खावं कसं, याविषयी आपल्याला प्रश्न पडतात। आणि त्याच्या बाजूच्या गल्लीमध्ये गेलात तर तिथं सगळे त्याचे ज्या रोड आहेत त्या ठिकाणी नळाची व्यवस्था असेल, पाण्याची व्यवस्था एकदम चकाचक दिसत आहे। पण आंबेडकर नगरमध्ये, जयभीम नगरमध्ये, लालवाडीमध्ये, या नवीआबादीमध्ये आज आपल्याला या त्यांच्या निवडून दिलेल्या जे काही नगरसेवक, दलाल नगरसेवक होते, त्यांनी आतापर्यंत सुधारणा केलेली नाही। म्हणून ही नामी संधी आलेली आहे। आज आपल्यामधलेच ही बांधव आहेत, जे तुमच्या आमच्या सारखी बांधव आहेत, जे तुमच्या हक्काची माणसं आहेत। आता सत्यपाल सावंत असेल, जावेद पाशा असेल किंवा मुन्ना अब्बास हुसेन असेल, ही तुमच्या आमच्यातलीच माणसं आहेत। आज जर तुम्ही आवाज दिलात ते लगेच देतात आणि तुमच्या कामाला धावून येतील आणि तुमच्या जे काही प्रश्न असतील ते सोडवतील। आज आपण पाहत आहोत ह्या नाल्याची समस्या असेल, पाण्याची समस्या असेल, ही तर आज या उन्हाळ्यामध्ये आहे। पावसाळ्यामध्ये तर काय कुणाविषयी बोलायचं काय भागच नाही। बांधवांनो, आज आपल्या ह्या सगळ्या समस्या संपवायच्या असेल तर आपल्या बांधवाला निवडून आणायचं आहे। आपली निशाणी आहे हाताचा पंजा। प्रभाग क्रमांक 8 मधून सर्वच्या सर्वच उमेदवार हाताच्या पंजा आहे, चारीच्या चारी पॅनल। आणि आपले जे बांधव आहेत, जे सोयरे दायरे आहेत, जे प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये राहतात, त्यांना सुद्धा सर्वच्या सर्व पॅनल आपली गॅस निशाणी आहे। वंचित बहुजन आघाडीचे चारीच्या चारी पॅनल प्रभाग क्रमांक 7 मधून निवडणूक लढत आहेत आणि चारीचे चारी पॅनल काँग्रेसचे जे प्रभाग क्रमांक 8 मधून निवडून येत आहेत। मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांस नम्र आवाहन करू इच्छितो की प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये आपण हाताच्या पंजावरती मतदान करायचं आहे आणि आपल्या पाहुण्यारावळ्याला सांगून 7 मध्ये पूर्णच्या पूर्ण चारी याच्यावरती गॅस सिलेंडरच्या निशाणीवर मतदान करायचं आहे। एवढं बोलतो बांधवांनो, थांबतो। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू दादा। इसके बाद मैं आपके सामने नांदेड़ के अंदर अभी जो चर्चा में हस्ती है, मैं उनको बुलाऊंगा इस शेर के साथ में कि भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयों को छू लूं, भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयों को छू लूं, बुलाकर देख लेना तुम, दौड़ कर आता रहूंगा मैं। मेरी मुराद सैयद रिहान साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 में तशरीफ़ फरमा मेरे और आपके कायद
बारी सिद्दीकी साहब, मेरे अजीज दोस्त अब्दुल रहमान साहब, मेरे दोस्त बारी साहब, और यहाँ के 4 उम्मीदवार फिरोज भाई, मुन्ना भाई और सत्यपाल साहब और पाशा भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये इंतखाबी जलसे-आम प्रभाग क्रमांक 8 में होने जा रहा है और मैं आपको यहां से ये बताना चाहता हूं कि अपने अपने पार्टी आकर यहां पर फिरका परस्त पार्टियां आपके बीच में आकर अपने एक शेर के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं मैं। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अब मौसम बदलने वाला है, अब के बार मौसम बदलने वाला है। तो आप लोग बड़े समझदारी के साथ, कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी का यहां पर अलायंस हुआ है। मैं आप लोगों को ये बताने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो और वंचित बहुजन आघाड़ी का मैनिफेस्टो क्या है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो ये है, सबसे पहले तो विकास के ऊपर बात किया जाए, नाली, रोड, नल और अच्छे से अच्छा लाइट। तो आपको ये बताना चाहता हूं, सामने जो ताकतें हैं वो ताकत लगा ले अपनी। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में नयाबादी की आवाम चारों को भी हमारे भारी अक्सरियत से कामयाब करेगी इंशाअल्लाह ताला। और यहां पर यह बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि वो लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमारे ही बीच के लोग आ जाते हैं जंग लड़ने के लिए, वरना जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। हमारे माँ बहनें भी बैठी हुई है। मैं यहीं से पैदा होकर आप लोगों की दुआओं से आज ये स्टेजों पे बोल रहा हूं, तो मैं नयाबादी से आगे जाके बोल रहा हूं और आप लोगों की दुआओं का नतीजा है ये। मेरे को फख्र होता है कि मैं नयाबादी का एक अदना सा सिपाही हूं कांग्रेस का, और अदना सा कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूं मैं। आप लोगों ने मुझे इज्जतें दी, मुझे दुआएं दी, मुझे दुआओं से नवाजा। मुझे फख्र होता है नयाबादी का नाम लेकर कि आज भी लोग नयाबादी का नाम लेते हैं, मुझे बड़ा फख्र होता है। तो आप लोगों की दुआओं से अल्लाह स्टेज पे बोलने लगा रहा है और सच बोलने लगा रहा है। और ये जो मुखालिफिन पार्टियां हैं, इनके बारे में तो हम बोलते ही रहेंगे इंशाअल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का, अब वो बेईमान कौन है आपको मालूम है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप बड़े समझदारी के साथ आपको समझने का काम है। ये कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी एक हो गई है, तो इनको समझ में आ गया कि हमारी हार पक्की है। हो सकता है लड़ाई जब बड़ी रहती है तो मसले होते हैं, तो मसलों को अपने को देखना नहीं है। अपने को देखना किसको है, अपने जो 4 उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवारों को देखना है कि ये लोग ऐसे फिरका परस्त पार्टी के सामने खड़े रहे हैं। वो फिरका परस्त पार्टी पैसा लगा ले, जोर लगा ले, जर लगा ले, जोर लगा ले, जर लगा ले। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक शेर है, मैं बोलना चाहता हूं।
दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। एक एक साथी का हाथ होना लास्ट जुमले पर। हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो। ये पैनल वापिस पलट कर आएगा। एक जुमला बाकी है भी, शेर वापस पलट के आएगा। तो आपको बताना चाहता हूं मैं, आपके बीच में विकास की बात किया जाए तो वंचित बहुजन अघाड़ी के हमारे फारूक अहमद साहब, आप देखते हैं पूरग्रस्त में उनके कारनामे, और उनके साथ कांग्रेस पार्टी भी जुड़ के काम करती है। आप लोगों को मालूम है, विकास के बारे में अगर से देखा जाए तो फारूक भाई ने कलेक्टर को बताया था कि कुछ लोग के पैसे पानी के नहीं आए। हम उसको निवेदन दिए कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब को निवेदन देने के बाद बोले कि भाई ये लोगों के पैसे, गरीबों के पैसे आना चाहिए, मगर पानी के पैसे नहीं आए। फारूक भाई बोले 8 दिन का तुमको हम टाइम दे रहे हैं कलेक्टर साहब, 8 दिन में अगर से पैसे नहीं आए तो हम 90 दिन कुपोषण पे बैठेंगे। और हम कुपोषण पे बैठे और मजबूरन कलेक्टर को फारूक भाई के पास आके बोलना पड़ा कि ठीक है फारूक भाई, आप यहां से उठिए, हम आपको पैसे डालने के लिए तैयार है। तो ये है वंचित बहुजन अघाड़ी के काम, और इसके साथ में कांग्रेस के भी काम। जैसा कि आप देखते हैं 13 नगर में पानी आता है, मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। 13 नगर में वहां पे कुछ बातें होती है, नाले की बात होती है, विकास की बात होती है, तो हम लोग पहले खड़े मिलते हैं वहां पर, और मिलेंगे भी इंशाल्लाह, क्योंकि ये आप लोगों के दुआओं का नतीजा है। आप लोगों के दुआओं का नतीजा है ये कि विकास पे मुद्दे पर बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी खड़े रह के मिलती है आपको। तो आपको यहाँ से ये अपील करना चाहता हूं मैं, 15 तारीख के दिन बड़ी समझदारी के साथ आप लोग एक एक हाथ उठा के बताइए मुझे, किस पे बटन दबाएंगे? पंजे के निशानी पर बटन दबाना है भाई, और किसको हराना है, ताकत कौन सी है समझ जाओ आप बड़े समझदार लोग हैं। और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि 15 तारीख को आप पंजे की निशानी पर वोट दबाकर उनको कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। ये 4 उम्मीदवार को, इनको पंजे की निशानी पर 15 तारीख को कामयाब कीजिए। इंशाल्लाह 16 तारीख को जश्न मनाएंगे। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत ही बढ़िया सैयद रियान साहब, आपने जो है सो अपने ख्यालात का इजहार जनता के सामने किया है। इसके बाद मैं आपके सामने, हमारे और आपके बीच में जिसने हिम्मत करके अपने उम्मीदवारी को आगे करके किया, बढ़ाया है, तो मेरे और आपके उम्मीदवार को मैं इस मंच पर बुलाने से पहले ये शेर कहूंगा, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान की रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। उसके बाद मैं मुन्ना भाई अब्बास को बुलाऊंगा कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करे। नांदेड़ वाघड़ा शहर महानगर पालिका के चुनाव में जो 15 तारीख को होने जा रहे हैं, उस प्रचार सभा में प्रभाग क्रमांक 8 में हमारे प्रचार के लिए आए रहमान सिद्दीकी साहब, डॉक्टर बाकी जी, डॉक्टर कुरे सर, हमारे हाफिज सर, सभी मेरे सत्यपाल सावंत जी, सबको हाथ, सत्यपाल सावंत जी जो ओम में हमें उम्मीदवार है, पाशा भाई, हमारे परवीन बेगम शेख पाशा भाई की लड़की यहाँ उम्मीदवार है, फिरोज भाई की वालदा जो माजी नगर सेविका है वो यहाँ के उम्मीदवार है। चौथा टर्म में मैं आपके सामने माजी नगर सेवक मुन्ना अब्बास हुसैन। इस प्रचार के दौरान मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे समस्या इस
महापालिका से जुड़े हुए हैं। इस इलेक्शन का नाम ही जैसे आप जानते हैं कि स्थानिक स्वराज्य संस्था है। जो लोकल इलेक्शंस है तो स्थानिक जो समस्या है उसके ऊपर लोगों का मसले रहते हैं, जो अपने को हम लोग को वहाँ कोऑर्डिनेशन करके छुड़ाना पड़ता है। जैसा मैं कल एक टीवी चैनल से बात करते टाइम रहमान सिद्दीकी साहब ने आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कहा कि इतना बड़ा गोदावरी यहाँ पर नदी है, विष्णुपुरी शंकरराव चौहान साहब के नाम पे इतना बड़ा डैम प्रकल्प है, फिर भी हमारे पास 365 दिन में 100 दिन पानी आता है, 100 दिन। जबकि हमारे पास इतना अच्छा प्रोविजन है कि दिन में 2 बार हमारे हर सभी एरिया में पानी आना चाहिए। इसके हम वहां जाके इस चीज के ऊपर लड़ सकते हैं। और हमारी मेन लड़ाई है कि भाई विकास के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर ही हम लोगों ने अब हमारा जाहिरनामा हमारे खासदार रविंद्र चौहान जी ने प्रकाशित किया। आप सभी लोगों ने उसकी कॉपी आप लोगों ने देखी है। दूसरा एक मैं आपको जो रोज हमारे को फेस करना पड़ता है, दूसरी चीज है शंकरराव चौहान जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर लेके जाके वो लोगों ने रखा है, 10 किलोमीटर दूर। वहां जाने के लिए पेशेंट और उनके साथ वालों के लिए काफी दिक्कतें होती है। उसके लिए मैंने एक प्रपोजल रखा है कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महापालिका की तरफ से वहां पर एक बस सर्विस शुरू की जाए सिटी की, जो यहाँ से वहां तक जा सके, लोकल एसटी बस सर्विस। और बाकी आप टावर का सुशोभीकरण देखे, हमारे पास जो इतना बड़ा स्टेडियम है वहां पर आज तक भी कोई रणजी मैच के अलावा कोई मैच नहीं हुआ। इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम जो बना के रखा है, उस पर एक आधा हमारा आईपीएल के मैचेस हो, ये मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहूंगा। बाकी सारे समस्या और है, जैसे एक फुटबॉल ग्राउंड है हमारे प्रभाग में रहमान सिद्दीकी साहब, लेकिन वो फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल कम और बाजार वहां ज्यादा भरता है। जो जुम्मे का बाजार है वो वहां पर उन्होंने वहां लेना शुरू कर दिया है, ताकि गलत है। एक लाइब्रेरी भी हमारा प्रपोजल है, और सब सारी चीजें मैं आपको हमारे जाहिरनामे में प्रकाशित हो चुकी है, आप सभी पढ़ो, उसमें सभी चीजें मेंशन है जो हम आगे चुन के आने के बाद आपके सभी प्रॉब्लम वहां रखेंगे। घरकुल का यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है सर, जो हमारे बादशाह भाई फिरोज भाई ने काफी हद तक वो सॉल्व की है। अब दोनों एक जगह आ चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पे है, तो मैं यहाँ आपको लोगों को आश्वासन देना चाहूंगा कि आपका घरकुल की समस्या भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं लास्ट में आप सभी लोगों से विनती करना चाहूंगा कि 15 तारीख को सुबह जल्द से जल्द आप निकलिए, और हमारे 4 जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको पंजे की निशानी के ऊपर चारों, आपको 3 मशीन पे 4 वोट करना है। पहले मशीन पे 2 वोट पंजे के सामने, दूसरी मशीन पे जो पीली पत्रिका है मत पत्रिका, उस पे 1 वोट, तीसरा आखिरी में तीसरी मशीन पे 1 वोट पहले नंबर पे। ऐसा आपको 3 मशीन पे 4 मतदान करना है। जब आप 4 मतदान करेंगे और उसके बाद ही आपका मत कंप्लीट हो जाएगा, आपका वोट गिरेगा। बाकी हमारे रहमान सिद्दीकी साहब, डॉक्टर बाकी साहब यहाँ मौजूद है, वो आप सभी से बात करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत ही बढ़िया अंदाज में आपने जनता को संबोधित किया है। ये थे हमारे प्रभाग के ओपन पुरुष मुन्ना भाई अब्बास हुसैन। इसके बाद मैं शेर के साथ डॉक्टर साहब को दावत दूंगा कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करे। तुम्हारा अज़्म सलामत तुम्हारी उम्र दराज, तुम्हारा अज़्म सलामत तुम्हारी उम्र दराज, जमाना तुमसे बहुत काम लेने वाला है। मेरी मुराद डॉक्टर बाकी साहब से कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करे। आज के इस इंतखाबी जलसे में मौजूद हमारे सीनियर कायद एडवोकेट रहमान सिद्दीकी साहब, डॉक्टर कुरैसर, हफीज सर, कांग्रेस पार्टी ने जिनको आपके वार्ड से उम्मीदवारी दी है, ऐसे हमारे मुन्ना अब्बास जी, फिरोज खान साहब, पाशा भाई और सत्यपाल सावंत जी, और स्टेज पर बैठे, माफी चाहता हूं मैं जिनके नाम नहीं जानता, ऐसे हमारी इज्जत मायाब डाइस, सामने बैठे मखदूम नगर, अंबेडकर नगर के मेरे भाई, दोस्त और हमारी माए बहनें। जैसा कि आप देख रहे हैं, महानगर पालिका का इलेक्शन आपके दरमियान में आ चुका है। महानगर पालिका के इलेक्शन में कई सियासी पार्टियां आपके दरमियान में आ रही होंगी, अपने वोट, अपने हक में वोट मांग रही होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और वंचित आघाड़ी जब से बनी है शहर में, यकीनन विरोधी खेमे में एक भौचाल मचा हुआ है। आज हमारी जो फाइट है सीधी सीधी बीजेपी से फाइट है, और यकीनन तौर पर हमें ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रभाग 8 में अगर आप तमाम ही का साथ रहा तो ये चारों उम्मीदवार भी चुनकर आएंगे। मुन्ना भाई जब कह रहे थे, यकीनन नयाबादी हो या अंबेडकर नगर हो, हमारे बहुत से मसाइल हैं,
शायद मुन्ना भाई कुछ प्रॉब्लम अपनी बात में कुछ मसाइल को शायद छोड़ भी गए होंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में आप इस पैनल को चुनकर दें। यकीनन ये विजनरी लीडर है, यकीनन ये आपके बीच के लोग हैं, ये आपके काम आने वाले लोग हैं। आप इनका साथ दीजिए। 16 तारीख के बाद आने वाले 5 सालों में ये आपको निराश नहीं करेंगे, ये आपको नाराज नहीं करेंगे। चाहे वो आपके नाली का मसला हो, चाहे वो आपके रोड का मसला हो, चाहे वो आपके वाटर का मसला हो, चाहे आपके ड्रेन का मसला हो, ये सारे मसाइल को हल करने की क्षमता ये चारों उम्मीदवार रखते हैं। पिछले दिनों आपने देखा मुन्ना भाई, एक जनता मार्केट का भी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। यकीनन मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में अगर आप चुनकर आएंगे तो सबसे पहले वही मुद्दा लेंगे। जिस तरीके से महानगर पालिका में आपने देखा पिछले दिनों जो एक हमारी ही सियासी पार्टी में एक कायद हुआ करते थे, लेकिन वो पार्टी छोड़कर चले गए, तो आपने देखा कि जितनी महानगर पालिकाओं की खुली जगह है उनको बेचने का ही सिर्फ काम हुआ है। और यकीनन आने वाले दिनों में नयाबादी के साथ भी ये साजिश का काम वो करने वाले हैं। अगर इन साजिश से, अगर इनकी इस प्लानिंग को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपको मुस्तकिम तौर पर कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर बहुत सारा नौजवान तबका है। कुछ बातें ऐसी भी आ रही थी कि हमारा कुछ साथी शिवसेना और बीजेपी के साथ है, लेकिन मैं हमारे चारों उम्मीदवारों को यकीन दिलाता हूं कि मुन्ना भाई आप बेफिक्र रहिए, ये पूरे वोट, पूरा समाज आपके साथ है। आप काम पर लगिए, ये वोट कराएंगे, ये वोट तो करेंगे ही करेंगे, ये आपके लिए वोट कराने का भी काम करेंगे। आप जिस तरीके से देख रहे हैं पिछले 30-35 सालों में कांग्रेस की सत्ता थी, यकीनन इस वार्ड को, इस प्रभाग को दुर्लक्ष्य किया गया, लेकिन शिवाजी नगर के एक बहुत बड़े लीडर जो आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं, मुझे पता चला है कि आपको बहलाने फुसलाने का भी काम किया जा रहा है। कई लोगों को बुलाकर यह बताया जा रहा है कि हम सेकुलर हैं, आप हमको देखकर वोट दीजिए। यकीनन ये नयाबादी आपको ही देखकर वोट देती थी इतने दिनों से, लेकिन आप मुझे बताइए, आप अगर उनसे एक सवाल कीजिए, हमने आज तक आपको ही देखकर वोट किया, आपने इन 20 सालों में या 25 सालों में हमारा क्या काम किया, क्या विकास किया? आज देख रहे हैं वैसी ही नालियां हैं, वैसी ही गलियां हैं, वैसी ही सड़कें हैं, तो आप उनसे सवाल करें। मजीद कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि ये वंचित और कांग्रेस की जो आघाड़ी है, आने वाले दिनों में आप इस आघाड़ी के पीछे रहिए। यकीनन इस वार्ड की तरक्की होगी, इस शहर की तरक्की होगी। देखिए, वंचित और कांग्रेस की आघाड़ी होने की वजह से आज पूरे शहर में वंचित का और कांग्रेस का एक अच्छा माहौल है, और इंशाअल्लाह ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 16 तारीख को हम कांग्रेस और वंचित मिलकर अपना महापौर भी बनाएंगे। एडवोकेट रहमान सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद है। मैं नहीं समझता कि मजीद मैं आपके दरमियान में खड़ा रहूं, वो आपके सामने वो आपकी रहनुमाई यकीनन तौर पर करेंगे। आखिर में एक 2 शेर मैं आपके नजर करके अपनी जगह लूंगा। यकीन रखिए मुन्ना भाई, मैं इनकी नजर कर रहा हूँ। यकीन रखिए हम ऐसा काम कर देंगे, यकीन रखिए हम ऐसा काम कर देंगे, अमीर शहर का जीना हराम कर देंगे। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने अच्छे अंदाज में जो है सो जनता को संबोधित किया। इसके बाद मैं हमारे नांदेड़ की बुजुर्ग शख्सियत जो कि समाजी, माशी, मिली, मजहबी, जब कभी भी मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे हालात आते हैं तो सबसे पहले आगे आकर अपनी आवाज को रखने वाली शख्सियत को मैं इस शेर के साथ दावत दूंगा। ज़हरा मेरा गुजर की चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी चमक छोड़ जाऊंगा। इससे मुराद मेरी आवाज एडवोकेट रहमान सिद्दीकी साहब को मैं दावत देता हूं कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन
और उनसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ सामने बैठे हुए हमारे भाई बहनें और जो अपने घरों में बैठकर ये बातें सुन रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं। क्यों तो कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो बल्दिया का हो, असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो, आवाम जो होती है, बैठकर सुनने वाले जो लोग होते हैं, वही फैसला करते हैं और उनकी ही राय जो है अपने नुमाइंदे को मुंतखब करती है, चुनकर देती है। इसलिए आवाम की मेरी नजर में सबसे ज्यादा अहमियत है। स्टेज पर बैठे हुए लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ हैं, रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन मेरे दिल में उनसे ज्यादा आवाम के लिए इज्जत है कि आवाम जो है अपना फैसला सही करती है। इलेक्शन में बहुत से लोग आते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। आपको जरा गौर ये करना चाहिए कि आपके सामने आकर तकरीर करने वाला कोई भी शख्स, चाहे मैं हूं या और कोई हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से आया है। अगर मकामी है, लोकल है, नांदेड़ का है, तो वो कहां से आया है, उसका इसके पहले क्या रिकॉर्ड है, उसकी इसके पहले की क्या हिस्ट्री है, ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो हम सोचने पर हमको सही फैसला करने में मदद मिलती है। मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ, पिछले 45 साल से वकालत करता हूँ और उसके साथ साथ समाजी काम करता हूँ। कई समाजी तंजीमों से वाबिस्ता हूँ। आपके ही करीब का मोहल्ला ITI के पास का विसावा नगर में रहता हूँ। मुन्ना अब्बास ने जब कहा कि खामोश बैठो बेटे, खामोश बैठो। मुन्ना अब्बास ने जब ये कहा कि हमारे पास पानी इतना ज्यादा है, पानी का साठा इतना ज्यादा है, जखीरा इतना ज्यादा है, फिर भी हमको पानी जो है 2 दिन 3 दिन आड़ मिल रहा है। आप सुनकर हैरान होंगे कि विसावा नगर तो सबसे बड़ा पॉश एरिया है। विसावा नगर में मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं, सब अरबपति करोड़पति लोग रहते हैं और वहां पर भी पानी का मसला है। वहां पर भी पानी बराबर नहीं आता है नलों को। हमने जो है, इसके पहले यवनकर साहब थे, उसके पहले जो साहिबीन थे, सबको हमने कहा कि भाई विसावा नगर में पानी की बहुत तकलीफ होती है। आपको यकीन नहीं आएगा कि साल भर में कम से कम गर्मा में ज्यादा, दूसरे महीनों में कम से कम हमको 50 दिन तो टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है। एक टैंकर 1300 रुपये में, 1400 रुपये में आता है। मेरे घर में टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है। तो ये जो बल्दिया की सूरत हाल है, इसको बदलने के लिए हमको सही लोगों के हाथ में जो है बल्दिया को देना है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें दूसरी बड़े लेवल की, नेशनल लेवल की करने की ये जगह नहीं। ये इलेक्शन गली का इलेक्शन है, बल्दिया का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में हमारे जो छोटे मोटे मसाइल हैं, मैं पहली बार मुझे ये खुशी हुई सुनकर कि मुन्ना अब्बास ने यहाँ पर खड़े होकर सारे अपने मसाइल के बारे में बात की। कोई दूसरी जो है बात उन्होंने नहीं की। हो क्या रहा है कि इलेक्शन आया है, बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ, उनके खिलाफ, उनके खिलाफ, वो ऐसे हैं, वो बिके हुए हैं, वो सुना है, वो चुना है। अरे भाई, इलेक्शन बल्दिया का है। बल्दिया में जो मसले हैं, सड़क पे खड्डा पड़ने से हमारे बच्चे गिर के मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, हमारे पास पानी बराबर नहीं आ रहा है, हमारे पास जो है हमारे जो छोटे छोटे मसले हैं उनको हल करने के लिए हमको ऐसे उम्मीदवार चाहिए जिनको तजुर्बा हो, जिनको जो है ऐसी तड़प हो कि अपने मोहल्ले के मसले हल करें। एक बात मैं हर जगह कह रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनेंगे तो समझेंगे, अगर गौर से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, इस मुल्क में मुसलमान और दलित भाई हमारे बहनें ये माइनॉरिटी हैं,
ये जो है अक़लियत में है। हमारे ये दलित और मुसलमान भाई अक़लियत में है, माइनॉरिटी में है, और माइनॉरिटीज पर इस मुल्क में जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म की इंतहा जो है ये 2014 से बहुत ज्यादा हो गई है। तो हमको इस जुल्म में एक चीज हमने देखी, मैं आप कहेंगे कि अभी मैंने कहा कि बड़ी नेशनल लेवल की बात नहीं करना है और अब मैं खुद कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप पूरा गौर से सुनेंगे तो समझेंगे आप। यूपी में आपने देखा कि मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से गिराया गया, इतना तो आपने देखे यूट्यूब पर। दलितों के घरों को भी बुलडोजर से गिराया गया। तो किस नाम पे गिराया गया, किस वजह से गिराया गया, वजह क्या थी? वजह ये बताई गई कि शहर में कोई दंगा हुआ और शहर में कोई फसाद हुआ, पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है और एफआईआर में कुछ बच्चों के नाम जबरदस्ती डाल दिए जाते। दंगा करने वाले तो कभी मिलते नहीं, दंगा करने वाले तो कभी जो है पुलिस को पकड़े जाते नहीं, मासूम बच्चे जो घरों में रहते हैं। और हमारी तो गरीबी का यह आलम है कि हमारे घरों को दरवाजे ही नहीं है, हम टाट के पर्दे लगा के रहते हैं। तो ऐसे घर में पुलिस को आसानी से घुसकर बच्चों को पकड़ना बहुत आसान है, तो बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनके नाम डाल देते हैं। अब उनके नाम डालने के बाद एफआईआर में वो बच्चा या उसका घर वाला, उसके वालिद वालदा, माँ बाप के नाम पर जो घर है, वो घर की बल्दिया की परमिशन देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन परमिशन, बांधकाम परवानगी है क्या नहीं है। जाहिर है कि बहुत से लोग बांधकाम परवानगी नहीं लेते हैं, तो उसको आधार बनाकर कि इनके घर की परवानगी नहीं है, बुलडोजर लाके गिरा देते हैं। तो उसमें भी कानून है, ऐसा नहीं गिरा सकते वो। उनको पहले शोकाज नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद जो है उनको उस घर के यानी मालिक से मालूमात देने पड़ते हैं, उसकी एक पीरियड है। एक बार परवानगी मिल जाती है तो उसके 2 साल 3 साल के बाद तक वो जो है कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर गलत बांधकाम किसी ने किया तो उसके बाद 3 साल के बाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कोई देखता नहीं। आप गौर करो, सोचो, आप घर पे जब बल्दिया के लोग बुलडोजर लेके आए किसी के भी, तो वो ऑफिसर आपको क्या कागज कोई बताता है? कोई कागज नहीं बताता। ऑर्डर है बोलता है गिराने का, और घर गिरा देता है। तो ये जो बुलडोजर की सियासत यूपी में चली, महाराष्ट्र में भी चली, गरीब मुसलमानों के, दलितों के घरों को उन्होंने जो ढाहा या तोड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ बल्दिया के ऑर्डर से तोड़ा है। इसलिए ये बल्दिया का इलेक्शन बहुत अहम है। हमारे ये उम्मीदवारों को जब समझ में आएगा कि भाई बल्दिया में से कोई ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए, गैर कानूनी कोई ऑर्डर बल्दिया से नहीं निकलना चाहिए किसी के घर तोड़ने का, तो ये समझने की सलाहियत रखने वाले लोग बल्दिया में अगर जाएंगे तो जब हमारे वो ऑर्डर को रोकने की कोशिश हो सकेगी। इसलिए हमको अच्छे उम्मीदवारों को चुनकर देना है। मुन्ना अब्बास में वो सलाहियत है, वो समझ सकते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, जानते हैं, और वो अपने दूसरे साथियों को, हमारी जो माएं बहनें उनके साथ खड़ी भी हैं। सावंत भी पढ़ा लिखा बच्चा है। ये लोग जो है सोच समझ के वैसे ऑर्डर निकलने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी वजह से सब रुक जाएगा, कोई जुल्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्यों तो जुल्म करने वालों की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी ये लोग रोकने की कोशिश करेंगे। तो हमको ऐसे लोगों को चुनकर देना है, और ऐसे लोगों को चुनकर देने के लिए हमको थोड़ी सी कुर्बानी देना पड़ेगी। वो कुर्बानी क्या है? वो कुर्बानी ये है कि अगर मेरा भाई कोई बाजू में दूसरी पार्टी से खड़ा हुआ है तो उसको सलाम करके बोलना चाहिए कि तू मेरा भाई है, घर पे आ, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, लेकिन तुझे वोट नहीं दूंगा क्योंकि तू सही पार्टी से खड़ा हुआ नहीं। बिरादरी का कोई तस्वुर हमारे पास नहीं है, मुसलमानों के पास। समझिए जरा, बराए मेहरबानी समझिए, कोई बिरादरी का तस्वुर नहीं है।
कोई हमारे सब मुसलमान एक हैं और सब मुसलमान से बढ़कर सारे इंसान एक हैं, सारे इंसान एक हैं। कोई गौर नहीं करता है, कोई इस पे सोचता नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। बात बड़ी बड़ी मजहब की करते हैं, बड़ी मजहब की इस्लाम की बात करते हैं। हजरत बिलाल हबशी रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे, इसमें से कितने लोग जवाब दे सकते हैं? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे इस्लामी तारीख में? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। जिनको मालूम है उनको इतना मालूम है कि वो एक हुजूर के सहाबी थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अजान देने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पे अजान देने के लिए मुकर्रर किया था। इतना ही मालूम है आपको, जिनको मालूम है। उससे बढ़ के किसी को कुछ नहीं मालूम है। अरे मेरे भाई, जो हम पे ये इल्जाम लगाते हैं कि हम जातीयवाद करते हैं, हम दलित को दलित समझते हैं या अछूत समझते हैं, ये झूठा इल्जाम है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु दलित समाज के थे। उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया, गुलाम थे वो। गुलाम किसको बनाया जाता था? दलित समाज के लोगों को बनाया जाता था। उनको जब हुजूर ने इस्लाम में दाखिल हुए तो उनको कहा कि तुम मेरे भाई की तरह हो और तुमको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि तुम जो है पूरे मुसलमानों को जो है नमाज के लिए बुलाने के लिए अजान देने का काम सिर्फ तुम करोगे। हम कव्वाली सुनते हैं, कव्वाली में आया है कि हजरत बिलाल ने जो अजाने सहर न दी, कुदरत खुदा की देखो न मुतलक सहर हुई। कुछ बड़े सरदार थे उस वक्त भी, बड़े समाज के लोग थे। उन्होंने हुजूर के पास आके शिकायत की और कहा कि हुजूर आपने एक दलित तबके के आदमी को अजान देने का काम दे दिया, छोटे खानदान के आदमी को आपने अजान देने का काम दे दिया। तो हुजूर ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा है तो मत देने दीजिए उनको अजान। जब हजरत बिलाल ने एक रात अजान नहीं दी फजर की, तो सुबह ही नहीं हुई, रात जैसी की वैसी बाकी रही। तो उस पर से वो शेर बना है। अशार बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं लोग, समझते कुछ भी नहीं है। हजरत बिलाल ने जो अजाने सहर न दी, कुदरत खुदा की देखो न मुतलक सहर हुई, यानी सुबह ही नहीं हुई अगर हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी। तो हजरत बिलाल कौन थे? गुलाम थे, गुलाम। हुजूर ने उनको आजाद किया। दलित थे, आज के हिसाब से दलित थे, पसमानदा थे, पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते थे। हमारे पास कोई दलित नहीं है, हमारे पास कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हमारे पास बड़ा वो है जिसके अखलाक बड़े हों, जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसके अखलाक अच्छे हों वो बड़ा है। और हम ये सारी बातों को भूल के बैठे। आज हम पर जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं, हम पे जो जुल्म कर रहे हैं, वो जुल्म करने की असल वजह ये है कि हम हमारी तारीख को भूल के बैठे। कितने लोगों को ये बात मालूम है कि हमारे मुल्क का दस्तूर बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, जब एक प्रोग्राम के लिए एक रेलवे स्टेशन पर उतरे, कितने लोगों को मालूम है? हमारे दलित माओ बहनों को जरा मैं पूछना चाहता हूं। एक रेलवे स्टेशन पर उतरे, उनका बायकॉट किया गया। उनका बायकॉट इस हद तक किया गया, इस हद तक कि उनको अपने मकाम तक जाने के लिए, उस गांव में जहां उतरे थे वो, रेलवे स्टेशन से उतरकर अपने मकाम तक जाने के लिए, कोई उस जमाने में टांगे चलते थे, टांगे, तो कोई टांगे वाला भी उनको टांगे में बिठा नहीं रहा था। क्यों? तो ये दलित हैं, ये पसमानदा हैं, ये पिछड़े हुए हैं, ये गरीब हैं। तो उस वक्त एक कम पढ़ा लिखा अनपढ़ मुसलमान टांगे वाला ऐसा सीना चीर कर सामने आया और उसने कहा कि मेरे मजहब में कोई दलित नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, मैं बाबा साहब को मेरे टांगे में बिठा कर ले जाऊंगा उस मकाम पर। तारीख पढ़िए, समझिए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी से सुन के, जरा गौर से सुन के उस पर गौर कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब पहली बार हमारे मुल्क की पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मैंने परसों कहा, बड़ा साहब जब आए थे उस वक्त मैंने तकरीर में कहा, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जीने का हक दिया, आज हमारे दलित भाई बहन सीना
लेकर सामने हमारे बराबरी में, सबके बराबरी में खड़े रह सकते हैं तो सिर्फ बाबा साहब की वजह से खड़े रह सकते हैं। तो वो बाबा साहब को जब इलेक्शन आया, पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन, सुनिए, मालूमात रखिए, जरा गौर कीजिए। जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, बाबा साहब खड़े हुए इलेक्शन में, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही खड़े हुए। उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जो बीजेपी के आज नफरत करने वाले लोग हैं, वो उस जमाने में भी थे। उन्होंने देखा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर को अगर हम पार्लियामेंट में जाने देंगे चुनकर, तो वो और गरीबों का, दलितों का, पिछड़े हुए लोगों का फायदा करेंगे। लिहाजा षड्यंत्र करके, बाकायदा साजिश करके उनको इलेक्शन में हरा दी। बाबा साहब अम्बेडकर पहली पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गए, चुनकर नहीं आ सके। उसके बाद बंगाल में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है, वहां के एक मुस्लिम एमपी ने, जो मुसलमान एमपी चुन के आए थे, उन्होंने 8 दिन के अंदर अपनी मेंबरशिप का इस्तीफा दे दिया और कहा कि बाबा साहब को मैं यहां से खड़े करके चुना के लाऊंगा और बाबा साहब का पार्लियामेंट में जाना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से बाबा साहब पहली मर्तबा पार्लियामेंट में चुनकर गए। तो ये जो मुसलमानों का और बाबा साहब के समाज का, बौद्ध धर्म के मानने वालों का, दलितों का जो ताल्लुक है, जो इत्तेहाद है, जो आपस में दोस्ती है, वो बहुत पुरानी है। इसको समझिए जरा मुसलमानों और हमारे दलित भाइयों, हम दोनों को एक आना जरूरी है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है हम दोनों एक हुए बगैर। हम दोनों को जी जान से, ईमानदारी से एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी वार्ड में, किसी भी प्रभाग में। और ये सारी बातें, मैं एक छोटा सा आदमी, बहुत मामूली आदमी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का, ये सब मैं जानता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहने के बावजूद मैंने बाड़ा साहब अम्बेडकर के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट किया, 10 लोगों को, 20 लोगों को साथ लेकर, कि आप बराए मेहरबानी कुछ भी करें, ये इलेक्शन में कांग्रेस के साथ युति करें। उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने युति की। इधर कांग्रेस के बड़े लीडरान को भी मैंने कहा कि आपको भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होना चाहिए और बहुजन वंचित आघाड़ी के साथ युति करना चाहिए। क्यों? तो इस मुल्क में अब हम इस मुल्क में ऐसे दौर पे खड़े हैं कि हमको दलित, मुस्लिम और ओबीसी को एक किए बगैर हमारा भला होने वाला नहीं है। हमको एक दूसरे का समझकर, आगे की सियासत को समझकर हमको वोट देना है। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा न हो कि इस प्रभाग में 3 मुसलमान हैं और 1 सावंत दलित है, तो मेरे मुसलमान का एक वोट भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि सावंत को नहीं दूंगा, बाकी 3 को दूंगा। ये सोच पूरी तरह से बदलना है हम। और बाजू के प्रभाग में जो वंचित के 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसमें हमारे हर दलित भाई का, हमारी बहन का, हर एक का वोट, अगर कोई दूसरा दलित खड़ा हुआ भी है किसी दूसरी पार्टी से, तो उसको नहीं देते हुए, अगर कांग्रेस का मुसलमान है तो उसको देना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ। लोग कह रहे हैं, मुझे कहते हैं लोग कि वकील साहब आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? आप 45 साल से कांग्रेस में हैं, पार्टियों में हैं, आपने कई लोगों को चुना के लाया, आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, पानी की टाकी बनाई देगलूर नाके पर, उसके बाद उर्दू घर बनाया आपने अशोक चौहान के पीछे पड़कर, उसके बाद जो है आपने इदारों को जमीन दिलाई, बड़े बड़े काम आपने किए हैं। जो काम किसी इलेक्शन लड़ने वाले ने भी नहीं किया, वो काम आपने किए हैं। आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? तो मैं जवाब देता हूं कि मेरे पास जो पैसा है वो हलाल रोजी है। मेरे पास, मैं जो है इलेक्शन में पैसे खर्च कर, लोगों को पैसे खिलाकर अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरी हलाल रोजी इसमें चली जाएगी और फिर मुझे हराम का खाना पड़ेगा। मुझे हराम का खाना नहीं है, इसलिए मुझे कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है। अब सवाल ये है, लोग कहते हैं कि पैसे का इलेक्शन है। मुझे बताइए
कि आपको एक वोट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे मिलने वाले हैं? 1000, 2000, 5000। 5000 से बढ़ के कोई माई का लाल है एक वोट को देने वाला? कोई भी नहीं। ये 5000 रुपये कितने दिन चलने वाले हैं? आज महंगाई के इस दौर में ये 5000, 3000, 2000 रुपये कितने दिन चलने वाले हैं? 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन। गरीब से गरीब भी रहेगा तो 8 दिन। और 5 साल तक अपने सर पे वो 5000 की वजह से, वो 3000 की वजह से किसी ऐसे शख्स को आप चुन के दे देंगे जो बोलेगा तुमने तो मेरे पैसे लेकर मुझे वोट दिया है, चलो यहां से, मेरे पास काम लेकर आने की जरूरत नहीं। तो बराए मेहरबानी किसी भी धर्म में, जैसा इस्लाम में पैसे लेकर वोट देना हराम है, उसी तरह से बौद्ध धर्मात सुद्धा पैसे घेऊन मतदान करणे हे हराम आहे, हे चूक आहे, हे बेकायदेशीर आहे, ही आपली आत्मा विकल्यासारखं आहे। म्हणून माझी विनंती आहे विशेषतः या भागातील गरीब लोकांना वाटते की बाबा सगळे पुढारी आहेत, सगळे जे ना निवडणूक लढणारे आहेत, मोठे आहेत, पैसेवाले आहेत, आपल्याला काय भेटणार आहे, आपण कुठं जाणार आहोत, आपली रोजीरोटी तर आपली जे ना तशीच चालणार आहे, काही फरक पडणार नाही, चला द्यायलेत ना, चला घ्या 1000 रुपये, घ्या 2000 रुपये, घ्या 5000 रुपये आणि द्या मतदान त्यांना। अजिबात असं करू नका, मेहरबानी करून अजिबात असं करू नका। ते 5000 रुपये जर कोणी तुम्हाला देत असेल त्याला म्हणा की आम्ही 5000 रुपयात आमचा ईमान विकणारी माणसे आम्ही नाहीत हो। एक वोट बेचना, एक वोट पैसे लेकर देना, वोट क्या है मुसलमानों? वोट क्या है? वोट अल्लाह ने तुमको दी हुई अमानत है। अल्लाह ने तुमको अमानत दिया है कि तुम अपना सही नुमाइंदा चुन लो और उससे सही आवाम के काम, फलाही काम करो। ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। तुम अल्लाह की दी हुई अमानत को अगर 2000, 3000 रुपये में बेच रहे हो तो इससे बुरी कोई बात नहीं। हमारा तस्वुर ही गलत हो गया है। हमारे पास लोगों को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है, सब बेईमान है, सब पैसे खाने वाले लोग हैं, हर एक पैसे खाता है। अरे मेरे भाई, अगर ऐसा होता तो ये दुनिया अल्लाह ताला कभी की खत्म कर दिया होता। कुछ तो लोग हैं इस दुनिया में जो अपना ईमान नहीं बेचते हैं। बस हो सकता है कि वो पर्दे में हो सकता है कि तुम उनको नहीं जानते हो, लेकिन कुछ तो अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो अपने ईमान पर कायम हैं, इसलिए अल्लाह ने ये दुनिया कायम रखा है। वरना 1 मिनट के अंदर अल्लाह ताला को ये दुनिया खत्म करने में कोई मुजायका नहीं। जरा उन ईमानदारों के बारे में सोचिए। और हम ज्यादा कुछ नहीं कुर्बानी मांग रहे आपसे, ज्यादा कुछ नहीं आपसे जो है सो ये मांग रहे। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। खुदा के वास्ते पैसों के तराजू में वोट को मत तोलिए। पैसे कहां से आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, कौन दे रहा, कौन ले रहा, हमको कुछ करना नहीं है। हमको सिर्फ वोट ईमानदारी से देना है। इस बार इस शहर में अगर आप कांग्रेस और वंचित के उम्मीदवारों को वोट देते हैं तो हमारे शहर का माहौल अच्छा रहेगा। वरना बड़े बड़े लोग आपके बाजू में बैठकर ये कोशिश कर रहे हैं कि दलित और मुस्लिम को बाकी हिंदुओं से अलग कर दिया जाए, दलित और मुसलमानों को बाकी हिंदू लोगों से तोड़ दिया जाए और माहौल शहर का ऐसा कर दिया जाए कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू एक तरफ, दलित मुस्लिम एक तरफ। नतीजे में दंगे होंगे, नतीजे में एक दूसरे में नफरत बढ़ेगी और आने वाली असेंबली, आने वाला पार्लियामेंट उनके हाथ में आएगा। मैं हर जगह हमारे मुसलमान भाइयों को कह रहा हूं कि हमारे हैदराबाद के जो लीडर हैं, हमारे खत्म करना है मुझे, थैंक्स की चिट्ठी आई है।
हमारे जो हैदराबाद के बहुत बड़े नेता हैं, लीडर हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब MIM के, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है। मैं उनके मुकाबले में एक बहुत छोटा आदमी हूं। मैं एक कानून का तालिब इल्म हूं, वो बैरिस्टर हैं, वो बहुत काबिल आदमी है, पार्लियामेंट में बहुत काबिलियत की तकरीरें करते हैं। हमारे नौजवान बच्चे बड़े उछलते हैं उनकी तकरीरों पर। मेरा सवाल ये है, मैं उन पे कोई इल्जाम नहीं लगाता, मैं उन पे वो बीजेपी की बी टीम है ये नहीं कहता, मैं नहीं कहता, वो किसी से पैसे लेते हैं ये मैं नहीं कहता, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है, जो लेगा वो भुगतेगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप सब लोग ये सोचिए कि उनकी वजह से सारे मुल्क में हिंदू लोग मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं क्या? नहीं। इतनी एक ही बात का जवाब दीजिए मुझे। उनकी तकरीरों की वजह से, उनके अंदाज की वजह से, वो जिस अंदाज में इलेक्शन लड़ते हैं उसकी वजह से हो क्या रहा है कि हिंदू आवाम जो है, हालांकि हिंदू आवाम भी नहीं है वैसी, मगर आरएसएस के झूठे प्रोपेगेंडे में आकर और ऐसे मुसलमान लीडरों की ऐसी कड़वी बातें सुनकर आम हिंदू भी जो है हमारे से दूर होता जा रहा है। तो हमारे शहर का माहौल हिंदू मुस्लिम करने के लिए हमारे शहर में MIM को भेजा गया है, इसलिए हमको उनको वोट नहीं देना है। हमारा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, हमको किसी सैयद मोइन से कोई इख्तिलाफ नहीं, किसी जो है इम्तियाज जलील से कोई इख्तिलाफ नहीं, किसी जो है लीडर से कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारा सिर्फ इतना कहना है, आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, सब होंगे, लेकिन आपकी वजह से मुल्क का माहौल खराब हो रहा है। आप मुल्क का माहौल खराब करने के जिम्मेदार बन रहे हैं, इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे। आप बराए मेहरबानी ये मुल्क का माहौल खराब करने का काम बंद कीजिए। आज अगर नांदेड़ शहर में अगर 5-10 भी अगर MIM के उम्मीदवार अगर चुन के आते हैं, अगर आएंगे नहीं इंशाअल्लाह, अल्लाह को मंजूर नहीं होगा इंशाअल्लाह, ऐसा अगर आते हैं, फिर वही सियासत, मैं मुसलमान तुम हिंदू, मैं मुसलमान तुम हिंदू, मैं मुसलमान तुम हिंदू, सारे हिंदू मुत्तफिक हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, आपको और दलितों को अलग कर देंगे। इसलिए हम इस मुल्क में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ मिलजुल कर रहना है। मैं मेरी एक ईंट की मस्जिद अलग बनाता हूं बोले तो नहीं चलता, सबके साथ मिलकर हमको रहना है। और वो माहौल बनाना है कि अगर मुसलमान के किसी आदमी पर जुल्म हो, किसी मुस्लिम बच्चे पे कहीं जुल्म हो रहा है, तो पूरे दलित हिंदू सब बच्चे उसके फेवर में आ जाएं। किसी दलित पे जुल्म हो रहा है तो सारे मुसलमान उसकी तरफ अपना जो है वो करें कि भाई हमारे दलित भाई पे जुल्म ना होने दिया जाए। ऐसा माहौल बनाना है, और माहौल बनाने के लिए आपको मिली जुली बात करनी पड़ेगी, सबकी बात करनी पड़ेगी। अकेली अपनी बात मुसलमानों की बात करने से नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी ऐसी जज्बाती तकरीरें सुनकर हमारे नौजवानों को मैं खास तौर से कह रहा हूं, अगर मैं बहुत एहतराम के साथ कह रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो उससे ज्यादा आपको जज्बात में लाने वाली तकरीर कर सकता हूं। जितनी जज्बात में लाने वाली तकरीरें वो लोग करते हैं, उससे ज्यादा जज्बात में लाने वाली तकरीरें मैं कर सकता हूं। आप नाचेंगे, उछलेंगे, आप ऐसी तकरीर हो सकती है, मगर ऐसी तकरीर करके मेरे नौजवान बच्चों को उछालकर मुझे शहर का माहौल खराब नहीं करना है। मुझे शहर में अमनो आश्ती के साथ रहने का माहौल रखना है। लिहाजा आने वाली 15 तारीख को आप लोगों से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, उम्मीद है कि आप मेरी बातों को अगर दिल से सुने होंगे। सब लोग अशार बोल रहे थे यहाँ पे, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आसमान तक पहुंचती है दिल की आह,
दिल की बात आसमान तक पहुंचती है, अल्लाह तक पहुंचती है, और अल्लाह उस दुआ को सुनकर अल्लाह ताला का करम हम पर नाजिल होता है। तो आइए आज अहद करें कि आने वाली 15 तारीख को हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं और उनकी क़ियादत, उनकी हुकूमत महानगर पालिका में बने, ताकि शहर का माहौल अच्छा रहे और साथ ही साथ हमारे जो बल्दिया के मसाइल हैं, ये मसाइल हमारे जो हैं हल होते रहें। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह वकील साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में मेरे और आपके सामने कुछ ऐतिहासिक बातें भी रखी है। मैं वकील साहब के द्वारा एक शेर कहूंगा, बुजुर्गों के पाँव के पास बैठे हैं तब तो ये फन आया है, बुजुर्गों के पाँव के पास बैठे गए तब तो ये फन आया है। अल्लाह का शुक्र है इतने कम उम्र में कुछ तो सियासी तजुर्बा आया है। इसके बाद मैं वंचित बहुजन अघाड़ी के 16 मुकर्रिर बयान हमारे मोहम्मद कासिम साहब को बुलाता हूं कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा चारों उम्मीदवारान, हमारे सीनियर कायद एडवोकेट रहमान सिद्दीकी साहब, उनके बाद हमने बात करना ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन 3 सभाएं अटेंड करके आखिर में यहाँ पर आना हुआ, उसके लिए आपसे दिल आज़ारी चाहता हूँ। हमारे 4 उम्मीदवारान मैदान में हैं, उनके लिए एक शेर कहता हूँ, हटकर चले वो हमसे, हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। और ये जो लड़ाई सामने की जा रही है बल्दियाती इंतखाबात 2025 और 26 के लिए, हमारा मुकाबला किन के खिलाफ है ये पूरा नांदेड़ जानता है। जिसका अभी वोट नहीं है वो भी जानता है, वो छुपे हुओं को भी जानता है, वो सामने से आने वालों को भी जानता है, वो नकाब बदल कर आने वालों को भी जानता है, और कई तरह का नया नया नकाब जो पहन कर आ रहे हैं उनको भी जानता है, और शहर की तरक्की, प्रगति, उन्नति और अमन और भाईचारा के लिए लड़ने वालों को भी खूब जानता है। ये शहर का जो चुनाव हो रहा है ये बिल्कुल आपकी गली का चुनाव है, ये आपकी रोड बेहतर हो इसके लिए चुनाव हो, आपकी नाली बेहतर हो इसके लिए चुनाव है, आपके बुनियादी जो मसाइल हैं उसके लिए ये बिल्कुल चुनाव है। लेकिन साथ साथ 2014 से लेकर आज तक 2025 और 26 चल रहा है। आपके और हमारे खिलाफ में, बिलखुसूस मुसलमानों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के खिलाफ में जो साजिशें यहाँ पर की जा रही हैं, उसी का पार्ट एंड पार्सल एक रोड छोड़ दिए तो बाजू में है। हम इससे पहले माजी में भी यहाँ से खड़े होकर कई हमने बातें कही हैं, वही बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ एक सवालात है जो आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा। वक्त बहुत मुख्तसर है। जिन लोगों को आपने चुन चुन कर दिया, जिन लोगों को आपने अपना कीमती वोट देकर बड़ा बनाया, जिसको आपने चड्डी के अंदर देखा ये नयाबादी है, ये मखदूम नगर है, ये शिवाजी नगर है, जिसको आपने चड्डी के अंदर देखा उसको आपने इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाया। उस रियासत के चीफ मिनिस्टर ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि एक गली के बाजू में शिवाजी नगर है, एक गली के बाजू में शिवाजी नगर है, और शिवाजी नगर पर यहाँ पर अभी तक झोपड़पट्टी है। आपके साथ में वादे किए जाते हैं, उसने आपके साथ कई मर्तबा वादे किए कि मैं आपके कच्चे मकान को पक्का बना कर दूंगा। ये वादा आपसे हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नई आबादी वालों, आपके साथ ये वादा हुआ, आपके साथ वादा खिलाफी की गई। आपको मौका है वादा खिलाफी का जवाब देने का। अगर किसी के पास सबसे अच्छा मौका है तो वो शिवाजी नगर वालों के पास है। किसी के पास इस नांदेड़ शहर में अशोक चौहान से बदला लेने का मौका है तो वो प्रभाग 18 के लोगों के पास मौका है। उनको उनका घर का रास्ता बताने का अगर किसी के पास मौका है तो प्रभाग नंबर 8 के लोगों के पास में मौका है। प्रभाग नंबर 8 के लोगों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, तमाम लोगों की नजरें सिर्फ पूरे नांदेड़ शहर में एक ही बात कही जा रही है कि शिवाजी नगर अब दारुस्सलाम बन गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह शिवाजी नगर जो आरएसएस का और संघ का अड्डा बना हुआ है, इसको भी हमको खत्म करना है।
इसके संगी कपड़ों को फाड़ने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2019 में किया था। आपके पास में मौका है, आपके पास का भी ये जो शिवाजी नगर का हेडक्वार्टर है इसको भी उड़ाने का मौका आपके पास में है। नांदेड़ में चाहे कोई जीते ना जीते, लेकिन नांदेड़ में ये चारों का जीतना बहुत जरूरी है। नांदेड़ में ये चारों का जीतना जरूरी है। इसके लिए जीतना जरूरी है कि आपको बताना पड़ेगा कि हम अमन पसंद लोग हैं। हम मुल्क में, शहर में, हमारे मोहल्ले में अमन चाहते हैं। हम यहाँ पर जातिवादी ताकतों को ताकत देना नहीं चाहते। हम यहाँ पर एक होकर लड़ना चाहते हैं। यहाँ का मुसलमान भी समझदार है, मैं समझता हूँ यहाँ का हिंदू भी समझदार है। मैं समझता हूं कि यहाँ का हिंदू अशोक चौहान पीछे चले, अशोक चौहान के रुख करने वाला यहाँ का हिंदू नहीं होगा। अशोक चौहान गया तो आदर्श घोटाले के डर से गया। तुम्हारे पास में कोई डर की वजह नहीं है, तुम्हारे पास में कोई डर की वजह नहीं है। यहाँ के मुसलमानों, तुम तो अल्लाह से डरने वाले हो, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर भी मुन्ना भाई अब्बास के जैसे लोग हैं। यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी को ताकत देने वाले हमारे सीनियर लीडर रहमान सिद्दीकी साहब है। यहाँ पर भी ताकत की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर ईमानदारों की कोई कमी नहीं है। आपके साथ कांधे को कांधा लगाकर लड़ने के लिए फारूक अहमद जैसी क़यादत भी ये शहर में मौजूद है। आपके ऊपर कोई भी मसला आएगा तो इंशाअल्लाह ये कांग्रेस के लोग भी आएंगे और वंचित का झंडा तो आपको मालूम ही है। औरंगाबाद में एक स्टूडेंट के ऊपर हमला किया तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर औरंगाबाद में वंचित ने अपना झंडा ही नहीं तो डंडा भी ले जाने का काम किया। और हम यहाँ पर महाराष्ट्र में किसी से वंचित बहुजन आघाड़ी का मुकाबला है तो बीजेपी से मुकाबला है, और यहाँ पर शहर में अगर वंचित का किसी से मुकाबला है तो यहाँ पे हमारा मुकाबला अशोक चौहान से मुकाबला है। हम अशोक चौहान को आप चारों के माध्यम से हराना चाहते हैं। मैं आपसे एक मुद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी माओ बहनों, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूं, यहाँ पे शहर के अंदर नौजवानों के जज्बात की कदर कर लेना, यहाँ पर शहर के अंदर बुजुर्गों की दुआओं की कदर कर लेना, यहाँ पर नौजवानों के मेहनतों की कदर कर लेना। यहाँ पर हर कोई तन मन धन लगाकर ये कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से फिरका परस्तों को खत्म किया जाए, किसी तरह से जो मजहब की आड़ देकर तुम्हें और हमें बांटने की कोशिशें कर रहे हैं, उनको हराने का यहाँ पे एक सुनहरी मौका आपके पास है। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इन चार जो लोग खड़े हुए हैं उनकी लाज रखो, उनकी इज्जत रखो। शहर में अगर ये चार लोग जीत गए तो समझ लो कि पूरा शहर हम जीत गए। अगर ये चार लोग जीतते हैं तो इंशाअल्लाह पूरा शहर जीतेगा। किसके खिलाफ जीतेगा? तो आरएसएस के खिलाफ जीतेगा, बीजेपी के खिलाफ जीतेगा, संघियों के खिलाफ जीतेगा, छुपे हुए के खिलाफ भी जीतेगा, सामने से आने वालों के भी खिलाफ जीतेगा। और यहाँ पर जो एक सियासी इत्तेहाद किया गया है कांग्रेस और वंचित का, ये कोई मामूली इत्तेहाद नहीं है, ये एक अजीम इत्तेहाद है। इस इत्तेहाद को बनाने के लिए कई लोगों ने अपनी सीटों को दांव पर लगाया, पीछे हटे। ऐसे हमारे एडवोकेट शेख बिलाल भी है जिन्होंने इस इत्तेहाद को मायने खरीद रखा। उन्होंने समझा कि ये इत्तेहाद होना जरूरी है, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। आपको भी एक मौका है, थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट कर लो। मेरे मुसलमान भाइयों, अपने हिंदू भाइयों से कहो कि तुम्हारे कांधे से कांधा हम लगाकर खड़े रहेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी का एक वोट इंशाअल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर के निशान गैस सिलेंडर पर गिरता है। और यहाँ पर गैस सिलेंडर और पंजा दोनों साथ में है। सिर्फ और सिर्फ महरूमीन का, बिछड़ों का वोट जब पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ वंचित के साथ पड़ेगा और पंजे के साथ पड़ेगा। मैं मुसलमानों तुमसे एक गवाही लेना चाहता हूं, एक वादा लेना चाहता हूं, एक गुजारिश करना चाहता हूं। अगर वाकई में आप ये चाहते हैं हक जीते और यहाँ पर जुल्म हारे, तो आप किसके साथ खड़े हैं? आपको हक के साथ खड़ा होना है, आपको हक और सच के साथ खड़ा होना है। यहाँ पर आपको गद्दारों को जो डर कर भागे हैं उनके पीछे, उनके पिछवाड़े पे लात मारने का एक आखिरी मौका है। आने वाली 15 तारीख को 4 के 4 पंजे आपको इसी बटन पर अपना कीमती वोट देना है और इनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर ये शिवाजी नगर वाले को जवाब देना है कि हम तेरे साथ नहीं तो हम अमन के साथ हैं। हम तेरे साथ नहीं, तेरे जुल्म के साथ नहीं, हम तेरे जुल्म के खिलाफ अमन वालों के साथ खड़े हुए हैं, हम इत्तेहाद वालों के साथ खड़े हुए हैं, हम कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, हम वंचित के साथ
इंशाल्लाह आने वाली 15 तारीख को पंजे पर निशान पड़ेगा, जीतेंगे तो मुन्ना भाई यहाँ से रैली निकालकर इंशाल्लाह आपका इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।